Okay, so good evening, everybody, and welcome to today's session. So let me know in the chat box if I am audible, visible, and everything is good. Okay, so let's begin with today's session. What we have to cover today is one of the topics request that we received, and that is the ISRO spy case. Okay, so first we will cover this topic, and then we will at last see the news in short, because most of the news today is with respect to the election results that came yesterday. Okay, so I thought let's cover this topic in much detail. So let's begin with the topic itself. So देखो ISRO spy case, the espionage case dates back to the year 1994. ठीक है, S. Nambi Narayanan, along with another scientist, was accused of selling classified information of on India's cryogenic engine program. ठीक है, cryogenic engine program, cryogenic टर्म से अब हमारी फेमिलियरिटी है. ठीक है, टू रशिया एंड पाकिस्तान, दोनों नेशंस को इनके ऊपर एक्यूजेशन लगा कि ये दो साइंटिस्ट ने ही अलोंग विद हिज डेप्यूटी सोल्ड वेरी कॉन्फिडेंशियल classified information with respect to India's cryogenic engine program, and upon that accusation they were detained by the then police authorities in Kerala in the year 1994. ठीक है, so they were later acquitted by a CBI court and the Supreme Court. Later on in the year 1998, he spent a total of 50 days in jail along with the fellow scientist D. Sasi Kumar and 4 other people who were also equally detained and accused in the same case. ठीक है, so basically दो लोगों की कहानी है ये. एक तो हमारे एस नंबी नारायणन है और दूसरी मैम है जो मालदीव से आई थी. हर नेम वाज मरियम रशीदा. ठीक है, तो देखते हैं एक बारी स्टोरी है किस बारे में. ठीक है, so ये सब शुरू हुआ, it all began with the detention of a Maldivian woman in the name of Mariam Rashida in October 1995. October 1995 में इनको डिटेन किया गया on the charges of overstaying her visa. जो वीजा की लिमिट इनकी थी, ठीक है, वो ओवरबाउंड हो गई थी, and that led to the surprise arrest of Narayanan, also the then director of cryogenic project lab of ISRO, along with his deputy and several other persons. The story, अब ये जो स्टोरी है ना, इसके दो डायमेंशंस हैं. ठीक है, इस पूरी स्टोरी के दो डायमेंशंस हैं. एक डायमेंशन है इंटरनेशनल और एक डायमेंशन है डोमेस्टिक, और दोनों जगह पॉलिटिक्स. और पॉलिटिक्स किसी एक पर्सन या कुछ पर्सन्स की लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है वंस एंड फॉर ऑल ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, उसका एक क्लासिक केस एग्जांपल है. सो देखो, सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल फैक्टर है उसको देख लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हैविंग परफेक्टेड द पीएसएलवी. पीएसएलवी टेक्नोलॉजी हमारी जो थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट जनरेशन वाज एसएलवी, सेकंड वाज एएसएलवी, थर्ड वाज पीएसएलवी. इसको हम परफेक्ट कर चुके थे. तो इंडियन स्पेस साइंटिस्ट टुक द एम एट द नेक्स्ट टारगेट. हमें नेक्स्ट टारगेट की तरफ देखना था. हमें जियोसिंक्रोनस और उसके बियॉन्ड अपने सैटेलाइट्स, अपने पेलोड्स और जो हमारे सेलेस्टियल मिशंस थे उनकी तरफ हमें प्लान करना था. और उसके लिए हमें एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, और वो टेक्नोलॉजी थी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो this geosynchronous satellite launch vehicle GSLV would be the capstone of India's launch vehicle technology, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारे आज के जितने भी मिशंस हम प्लान कर रहे हैं, सेलेस्टियल मिशंस प्लान कर रहे हैं बियॉन्ड जीटीओ. ठीक है, वो उन सब में जो रॉकेट, जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स यूज होते हैं, मोस्टली आपको पता है जीएसएलवी के ही एडवांस्ड वर्जन्स हैं. MK3 आपने सुना हुआ है. ठीक है, और भी एडवांस वर्जन्स पर हम काम कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दैट फंक्शन अपॉन दैट वेरी स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन. ठीक है, सो with the PSLV, India had exhausted the limits of the older Vikas engine
ठीक है, विकास इंजन हम लोग यूज करते थे पीएसएलवी में, विच इन टर्न हैड बीन डेवलप्ड फ्रॉम द फ्रेंच वाइकिंग इंजन। इस विकास इंजन को हमने फ्रेंच वाइकिंग इंजन के मॉडल पर डेवलप किया था, ठीक है। व्हाट वाज नीडेड नाउ वाज अ क्रायोजेनिक इंजन दैट वुड पावर द थर्ड स्टेज ऑफ द रॉकेट। अदरवाइज आपको पता है पीएसएलवी इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जिसमें फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है, सेकंड में लिक्विड होता है, देन अगेन थर्ड में हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, देन अगेन फोर्थ स्टेज में हम लिक्विड फ्यूल को यूज करते हैं, ठीक है। बट हमें 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल चाहिए था, जिसमें थर्ड स्टेज में हम क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज कर सके, ठीक है। सो इन 1919 इंडिया साइंड, ये अभी ब्रीफ बता रहा हूं, भी तो उसकी भी डिटेलिंग में जाना है हमें। इन 1990 इंडिया साइंड अ डील विद रशियन एजेंसी Glav Cosmos for the engine, which included the transfer of the cryogenic technology following the Soviet collapse. Soviet जब collapse कर गया 1992 के आसपास में, however, the United States began an effort to block India's nuclear and missile quest. ठीक है, यूएस की एंट्री होती है इसमें। Globally, it pushed for extension of NPT, हमें पता है नॉन प्रोलिफरेशन treaty in perpetuity, and begin negotiations on the on the you can say CTBT, that is comprehensive nuclear test ban treaty, और इन दोनों को ही हमने रिफ्यूज कर दिया था। आई होप आपको इसके पीछे का आर्गुमेंट भी पता है कि इंडिया ने हमेशा अपना स्टांस क्लियर रखा है कि वी वांट लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। व्हाट डू वी वांट? वी वांट लेवल प्लेइंग फील्ड इन द वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो जो नेशंस के पास में अभी न्यूक्लियर आर्सेनल है, जब तक वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे कंप्लीटली, तब तक हम इन दोनों ट्रीटीज पर साइन नहीं करेंगे। सो विद रिगार्ड टू इंडिया, इट सॉट टू टाई इंडिया इनटू अ फ्रीज कैप and rollback arrangement with the Pakistan. Then it succeeded in ensuring that the lease for INS Chakra, which was a nuclear submarine, was not renewed. ठीक है, ये जो INS चक्रा था, जो न्यूक्लियर सबमरीन की लीज थी, ये लीज हमें एक्सटेंड नहीं हुई। ये करने के लिए उन्होंने रशिया के साथ में आर्म ट्विस्टिंग की, बिकॉज सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद का जो रशिया था, इमीडिएट जो रशिया था, इट वाजंट दैट मच पावरफुल। इट एक्चुअली इन टर्न वाज एट दी you can say it was so vulnerable कि it looked towards the western nations for its own needs, ठीक है। सो दैट इज वाई यूएस ने यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इसको ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, और उसका इंपैक्ट हमारे प्रोग्राम पर पड़ा। रशिया टू स्क्रैप द क्रायोजेनिक इंजन डील, जो उन्होंने हमारे साथ में की थी, ठीक है। सो इसरो हैड टू स्ट्राइक आउट इट्स ओन एंड इट डिड सो बाय इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन अप्रैल 1994 विद इट्स स्टार लिक्विड propulsion scientist, that is Narayanan as his head, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ में बताया, ठीक है, कि इसमें यूएस और रशिया की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरी स्टोरी में, ठीक है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो एक मैंने इंफोग्राफिक डाल के रखा है, इसमें वही बातें हैं कि ये जो जीएसएलवी या ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, इस क्रायोजेनिक इंजन की हमें नीड क्या थी, ठीक है। तो और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको ये पॉइंट जब आप रीड करोगे तो ये वही पॉइंट्स हैं जो आप, जैसे यूज ऑफ प्रोपेलेंट, अभी हम लोग इस इंजन को डिटेल में देखेंगे कैसा फंक्शन करता है, देन वी विल कम बैक टू दिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अगेन an infographic related to that. Let's first understand how does a cryogenic engine works, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लिक्विड रॉकेट इंजन में एक तो फ्यूल टैंक होता है, एक ऑक्सीडाइजर टैंक होता है, ठीक है। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को एड अप करके एक टर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपेलेंट, ठीक है, प्रोपेलेंट। ये पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करना, ठीक है, कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये समय Monshika, by cryogenic we mean a process which is at least below 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एटलीस्ट माइनस 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो देखो, अब फ्यूल चाहिए, ऑक्सीडाइजर चाहिए, दोनों चाहिए, और दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोपेलेंट। एंड ये जो प्रोपेलेंट होता है, ये पंप्स के थ्रू एक कंबशन चैम्बर में जाता है, और उस कंबशन चैम्बर से फिर यहां पर नोजल के थ्रू होते हुए जब यहां पर कंबशन प्रोसेस होती है, देन फिर यहां पर गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं, और फिर आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है कि एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो गैसेस यहां पर इस नोजल से बाहर निकलती हैं कंबस्ट होके, वही एक्चुअली में थ्रस्ट प्रोवाइड करती है ये जो हमारा, यू कैन से, ये जो रॉकेट है या जो लॉन्च व्हीकल है, इसको अपलिफ्ट करने में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि फ्यूल कैसे चूज करें, ठीक है।
सो फ्यूल की चॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन थ्रस्ट, ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन थ्रस्ट कि जो गैसेस, जो फ्यूल वहां पर यू कैन से ऑक्सीडाइजर के साथ में मिक्सअप होके जिसका कंबशन हो रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि फॉर कंबशन अ फ्यूल एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ आर नेसेसरी, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजर हम लोग यूज करते हैं वो अभी देखेंगे, और फ्यूल क्यों यूज करते हैं वो भी हम लोग देखें कि ये चॉइस कैसे की जाती है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए, मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए सो दैट हमारा प्रोजेक्टाइल एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर ले, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करने के लिए। अब जो ये थ्रस्ट होता है, मैक्सिमम थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम लॉस। मोमेंटम जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम लॉस होगा, और मोमेंटम का लॉस, हाई मोमेंटम लॉस अचीव करने के लिए यू नीड हाई एग्जॉस्ट गैस स्पीड। जो गैस एग्जॉस्ट हो रही है कंबशन के बाद में, उसकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है उस एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर के ऊपर, और टेम्परेचर डिपेंड करता है, हाई टेम्परेचर डिपेंड करता है उस फ्यूल के हाई कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं, we have to achieve maximum possible thrust out of the combustion for that, बिकॉज ये लेने के लिए हमें हाईएस्ट पॉसिबल मोमेंटम लॉस अचीव करना होता है, और उसको करने के लिए नेसेसरी है कि हमें एग्जॉस्ट जो गैस है वो हाईएस्ट स्पीड प्रोवाइड करे, और उसके लिए वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा यहां पर गैस की स्पीड होगी, उतना ज्यादा मोमेंटम लॉस होगा, उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा, और उतना ज्यादा जल्दी वो जो प्रोजेक्टाइल है जिसको आप लॉन्च करना चाहते हो वो अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब डिपेंड करता है एट लास्ट ऑन द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू ये डिसाइड करती है कि स्पेसिफिक इंपल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेसिफिक इंपल्स कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर तीन ऑप्शंस में भी देखें तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिलती है हाइड्रोजन में, ठीक है, दैट इज 120 टू 142 जूल्स पर केजी, और बिकॉज इसका वेट भी लीस्ट होता है। अगर आप देखो यहां पर तो स्पेसिफिक इंपल्स लेने के लिए जो वेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पेसिफिक इंपल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। सो जो वेट होगा फ्यूल का, जो भी आप एजेंट यूज कर रहे हो, वो लीस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट पॉसिबल कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, लीस्ट पॉसिबल वेट होना चाहिए ग्राम पर मोल, और जब ऐसा होगा तो ही आपको स्पेसिफिक इंपल्स हाईएस्ट रिसीव होगा। तो मीथेन और RP1 से मच बेटर ऑप्शन कौन सा है, वो है हाइड्रोजन का। सो दैट इज वाई हम हाइड्रोजन को पिक चूज करते हैं यहां पर, जहां तक क्रायोजेनिक फ्यूल या लिक्विड इंजन की बात आती है, ठीक है। अब ये तो रहा कि हम कैसे कैलोरीफिक वैल्यू को ध्यान में रखकर उस फ्यूल के वेट को ध्यान में रखकर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिक इंपल्स को ध्यान में रखकर फ्यूल की चॉइस करते हैं, जिसमें फिल्टर होके हमें जो बेस्ट फ्यूल मिला इस क्रायोजेनिक इंजन में यूज करने के लिए, दैट इज आवर लिक्विड, यू कैन से दैट इज आवर हाइड्रोजन। बट द प्रॉब्लम इज कि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक यू कैन से प्रेशर और टेम्परेचर पे ये हमें गैशियस फॉर्म में मिलता है। अब गैशियस फॉर्म में अगर आपको इस फ्यूल को यूज करना है तो प्रॉब्लम है इसकी, इसका जो कंटेनर जहां पर आप इसको स्टोर करोगे वो बहुत हाई वॉल्यूम का होगा, और उसका वेट बहुत हाई होगा, तो फिर आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कैसे करोगे। तो इसके लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करके इस हाइड्रोजन को लिक्विड हाइड्रोजन, गैशियस हाइड्रोजन को लिक्विड हाइड्रोजन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। दूसरा ये तो हुआ कि हम फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन को प्रेफर करते हैं। दूसरा एक चीज, फ्यूल के साथ में हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है, तो ऑक्सीडाइजर हम जो चूज करते हैं दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन वाई, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन भी हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर हमें कि ये गैशियस फॉर्म में ही मिलता है हमें, ठीक है। तो इसको भी लिक्विफाई करने के लिए हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की यूज करना पड़ता है, जो हमने लिक्विड ऑक्सीजन का पूरा प्रोसेस ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है। लिक्विड ऑक्सीजन ऐसा ऑक्सीडाइजर है कि जब इसको लिक्विड हाइड्रोजन के साथ यू कैन से एज अ प्रोपेलेंट के
यू कैन से कॉम्पोजिशन में जब यूज किया जाता है तो जो कंबशन प्रोसेस होता है वो टॉक्सिक नहीं होता है, यानी उसमें यू कैन से कि बहुत ज्यादा हजार्डस कॉम्बिनेशन नहीं बनता है एज फार एज कि वो प्रोजेक्टाइल का स्ट्रक्चर इज कंसर्न। सो दैट इज वाई जो प्रोपेलेंट है उसमें जो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल की जरूरत होती है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम यूज करते हैं यू कैन से लिक्विड ऑक्सीजन, और यहां पर हम यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन। आई होप यहां तक देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट एटलीस्ट मैं आपको इतना जरूर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें जो प्रोपेलेंट्स होते हैं या जो लिक्विड यू कैन से फ्यूल और जो ऑक्सीडाइजर्स होते हैं इसको हम क्यों और कैसे चूज करते हैं। ठीक है, बेटा काव्या अभी हमें वो पूरी स्टोरी देखनी हो तो मैंने अभी ब्रीफ आपको इंट्रो दिया था, अभी बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, बहुत डिटेल में समझेंगे। ओके, सो आई होप यहां तक स्टोरी क्लियर है आप लोग को। प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब होता क्या है, ये एक पूरा क्रायोजेनिक इंजन का यू कैन से एक ब्रॉड ओवरव्यू है कि एक आपका एक कंटेनर होगा जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन होगा, एक कंटेनर होगा जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन होगा आपके रॉकेट में। ठीक है, देन ऊपर एक हीलियम टैंक होता है। ये जो हीलियम टैंक होता है इसमें हीलियम गैस होती है। ठीक है, ये हीलियम गैस का यूज किया जाता है। देखो एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस इंजन को बनाने में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हम डायरेक्टली ये हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर सीधा हम कंबशन चैम्बर में भेज देंगे तो हमें वो प्रेशर, वो थ्रस्ट नहीं मिलेगा, वो स्पेसिफिक इंपल्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम इस लिक्विड, ये दोनों जो लिक्विड पोर्शंस हैं इनको हम गैशियस फॉर्म में अगेन ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टरबाइन। जो एक टरबाइन आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये टरबाइन यहां पर यूज होती है, इसका भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है, बट स्टिल मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। इन शाफ्ट से होता हुआ ये टरबाइन क्या करता है, इनको गैशियस फॉर्म में यू कैन से प्रेशराइज करके इसको इंजेक्ट करता है इनटू कंबशन चैम्बर, और फिर कंबशन चैम्बर से यहां पर इसको जब थ्रो इन किया जाता है दोनों साइड से, तब यहां पर बर्निंग होती है, और बर्निंग के साथ में यहां नोजल से वो स्पेसिफिक इंपल्स अचीव किया जाता है जिसकी वजह से क्रायोजेनिक इंजन ऊपर अपलिफ्ट होता है। ठीक है, और ये इतना मैसिव थ्रस्ट जनरेट करता है कि वो आपकी जो जीटीओ है, यानी जो जीटीओ ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट तक हम अपने प्रोजेक्टाइल को रीच करा सके। ठीक है, so this is the simple explanation, very simple explanation how this stage combustion engine works. ठीक है, so after this इसके जो components है वो components एक बार देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रायोजेनिक इंजन में क्या क्या होता है, तो एक तो होता है गैस जनरेटर। द मेन फंक्शन ऑफ गैस जनरेटर इज डिलीवरी ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्राइवर गैस एट डिजाइन टेम्परेचर, अ प्रेशर विच जनरेट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोपेलेंट सप्लाई ऑफ द थ्रस्ट चैम्बर, और यही वो हीलियम गैस वाला जो टैंक होता है। ठीक है, देन टर्बो पंप्स होती हैं इसमें, दे रिसीव लिक्विड प्रोपेलेंट्स एट लो प्रेशर फ्रॉम व्हीकल टैंक्स। जो व्हीकल टैंक्स अभी हमने पीछे देखे, ऑक्सीजन और लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के। ठीक है, तो वो यहां से टर्बो पंप्स में जाते हैं विच आर देन सप्लाइड टू द कंबशन चैम्बर। जनरली रेडियल एंड एक्सियल टर्बाइंस यूज की जाती है यहां पर फॉर इम्प्रोवाइज्ड एफिशिएंसी। ठीक है, हम हमेशा रेडियल या एक्सियल टर्बाइन से यूज करते हैं फॉर इम्प्रोवाइज्ड एफिशिएंसी। देन कम्स द पंप। इन द सिंपल वर्ड्स, पंप क्या करता है, पंप एड्स द एनर्जी टू द प्रोपेलेंट्स थ्रू द रोटेशन प्रोसेस। ये रोटेट करता है, अभी हम लोग देखेंगे इसका जो बेसिक डिटेलिंग है ना, कि कितने आरपीएम पर इसको रोटेट करना होता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर ऑल द टर्बो मशीनरी चैम्बर्स आर अलॉयज। ठीक है, ये जो टर्बो पंप्स होती हैं, जो ऊपर की टर्बो पंप्स होती हैं और ये वाली जो पंप्स होती हैं, ये दोनों का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है दैट इज, हम लोग हमेशा इसमें एलॉयज यूज करते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वहां पर कंबशन का वो बहुत हाई होता है। ठीक है, सो ओनली एलॉयज कैन रेजिस्ट और फंक्शन इफेक्टिवली इन दोस काइंड ऑफ हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, सो इन सब की स्पेसिफिक फंक्शनिंग आपको याद रखिए। then comes a thrust chamber. Thrust is generated in the thrust chamber by the efficiency conversion of chemical energy into gases, that is into the kinetic energy. This can be obtained by the combustion of liquid propellants. ये सब कहां होता है, जो combustion of liquid propellants होता है ये कहां होता है, through chemical energy, जहां पर chemical energy को kinetic energy में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं thrust chamber। ठीक है, so in the combustion chamber followed by the acceleration of hot gases through conversion through the
द कन्वर्जन एंड डाइवर्जन सेक्शन ऑफ द नोजल। ये जो नोजल होता है, जो अभी हमने पीछे देखा था, ये जो आपका नोजल है, ठीक है, ये जो नोजल है, ठीक है, इस नोजल में कन्वर्जेंस और इसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट करके हम फ्लो ऑफ, यू कैन से फ्लो ऑफ जो गैसेस हैं जिनको अभी हमें बर्न करना है, ठीक है, वो वाला प्रोसेस हम अचीव करते हैं, ठीक है। सो नोजल, the pressure generated in the combustion chamber can be used increased thrust by acceleration of the combustion gas to a high supersonic velocity. This is what we want to achieve, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें सुपरसोनिक वेलोसिटी चाहिए होती है, और वो हम नोजल में प्रेशर जनरेट करके कर सकते हैं। और वो जो प्रेशर होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम साइमल्टेनियसली या ऑल्टरनेटिवली कन्वर्जन या डाइवर्जन की प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। सो नोजल जनरली passes through the parabolic entry points because when high velocities gases enter and at exit of the nozzle, the pressure of exhaust gas increases with high value, hence velocity reduces, ठीक है। So इसलिए हमें इसको साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशंस को करना होता है, ठीक है, अदरवाइज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। So this is some of the basic detailing. Now come to you can say the whole story of ISRO's, कि इसरो के पास ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी कब, कहां और कैसे हमने इस पर सोचना शुरू किया। तो इस सब की स्टोरी शुरू होती है 1987 से। सो ईयर वाज 1987 when Gyan Gandhi, the head of the cryogenic engine project at ISRO, wanted to set up a high pressure hydrogen plant at Mahendragiri near Thiruvananthapuram, ठीक है। ज्ञान गांधी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन के इस प्रोजेक्ट के, वो महेंद्रगिरी थिरुवनंतपुरम में हाई प्रेशर हाइड्रोजन प्लांट को स्टैब्लिश करना चाहते थे। बट एन ऑफिशियल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द मशीनरी, जो कि एक जर्मन कंपनी थी जिसका नाम था मेसर्स ग्रेशम कंपनी, उसने दे सडनली थ्रू स्पैनर इन दी वर्क्स, उन्होंने सडनली रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक रिमार्क पास किया इस कंपनी के ऑफिशियल ने, दे सेड कि देयर आर स्नेक्स, मतलब ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने बोला देयर आर स्नेक्स एंड एलिफेंट्स ऑन दी रोड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे रोड्स और स्नेक्स यहां पर रिलेट किया जा रहा है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम और उसके साथ में जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके ऊपर वो यू कैन से वॉच कर रही हैं, उसको मॉनिटर कर रही हैं, उनको रेफर किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस जर्मन कंपनी बिकेम रिलक्टेंट टू प्रोवाइड फॉर द टेक्नोलॉजी एंड द इक्विपमेंट्स दैट ज्ञान गांधी यू कैन से वांटेड और डिजायर्ड इन दैट पॉइंट इन टाइम। और फिर उसने बोला हाउ कैन आई कम देयर, सो ज्ञान गांधी सेड कि मतलब उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया इन लोगों के साथ में, इस कंपनी के लोगों के साथ में, एंड देन यहां पर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो ये हुआ कि भाई आप मुंबई तक आ जाओ, इंटायर इसरो की टीम मुंबई में मिलेगी आपसे, ठीक है। एंड देन ऐसा ही हुआ, जब ये जर्मन कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स यहां मुंबई में पहुंचे और इसरो की टीम के साथ जब इनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने क्यूरियसली पूछा कि भाई व्हाई डू यू नीड अ हाई प्रेशर हाइड्रोजन फैसिलिटी, ठीक है, आप ये हाई प्रेशर हाइड्रोजन फैसिलिटी का करोगे क्या। सो यहां पर इसरो की टीम ने रिस्पॉन्स किया, वी आर यूजिंग इट टू you can say develop and launch the next generation rocket vehicles, ठीक है, for our space program। देन यहां पर आकर इसरो की टीम को एनलाइटनमेंट मिली। उन्होंने बोला, जो जर्मन कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे, दे रिप्लाइड यू कैनॉट जस्ट फिल एन इंजन टैंक विद अ हाई प्रेशर हाइड्रोजन, ठीक है, बिकॉज इट इज, पहली बात तो वो हजार्डस है, दूसरा दे टोल्ड कि इट विल इवेपोरेट इन नो टाइम, ठीक है। ये हमें पता ही नहीं था, हमारे साइंटिस्ट को ये मालूम ही नहीं था, ठीक है, बट स्टिल हमने ये विजन ले लिया था। अब हुआ क्या कि वहीं पर इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने हमारे इसरो की पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दी, उनको दो चार बातें बताई, ये जो हाई प्रेशर हाइड्रोजन है इसको कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। सो ऑन दैट डे इन 1987 एट देयर मुंबई गेस्ट हाउस, इसरो इंजीनियर्स लेड बाय ज्ञान गांधी वर taught a thing or two about hydrogen under pressure by their German guest, brought into the nascent cryogenic engine team
1984 में ये जो इसरो की डेडिकेटेड टीम थी क्रायोजेनिक इंजन्स को डेवलप करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इसकी फॉर्मेशन 1984 में थी। इनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। ही हैड मतलब दे हैड नॉट इवन हर्ड अबाउट द क्रायोजेनिक इंजन जब इस टीम को फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसलिए इनको इस टेक्नोलॉजी की जो डिटेलिंग थी उसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। ही डिडंट नो हाउ टू गेट लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, लेट अलोन हाउ टू यूज देम इन द इंजन। हमारे साइंटिस्ट और उस टाइम के जो प्रोजेक्ट लीडर थे, जो डायरेक्टर थे, उनको यह भी नहीं पता था कि भाई लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड हाइड्रोजन इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और इंजन यूज करने की बात तो बहुत दूर की है। बट ही लर्नड क्विकली एंड देन इमीडिएटली ही सेट अप फैसिलिटीज एंड मेड अ 1 टन प्रोटोटाइप इंजन बाय द ईयर 1988। सोचो आप कि 1987 में ये मीटिंग हो रही है, जब हमारे साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं था इसकी डिटेलिंग के बारे में कि ये जो प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं, इन प्रोपेलेंट्स को किस मोड में, किस तरीके से यूज किया जाता है। यहां पर इस मीटिंग का रिजल्टेंट था कि ठीक एक साल में 1988 में पहला प्रोटोटाइप 1 टन इंजन इस टीम ने डेवलप कर लिया। बट जब इसकी टेस्टिंग हुई तो ये पहला ही प्रोटोटाइप फेल हो गया, ठीक है। ये टेस्ट यहां पर फेल हो गया, राइट। देन बिकॉज की क्रायोजेनिक इंजन्स की नेसेसिटी इसरो को बिल्कुल क्लियर थी उनके विजन में। सो क्रायोजेनिक इंजन्स वर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू पुट सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जाने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन और इस टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत थी। बट द टेक्नोलॉजी वाज डिफिकल्ट एंड इट वाज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट बाय द नेशंस लाइक यूएस एंड रशिया। सो इंडिया हैड ऑफर्स ऑफ इंजन्स। इंडिया को रेडीमेड डेवलप जो इंजन्स थी इसकी बहुत सारी ऑफर्स मिली थी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था जनरल डायनेमिक्स। इन्होंने हमें ये पहली कंपनी थी जिसने इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन ऑफर किया था। बट जो प्राइस वाज वेरी वेरी हाई, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे ही फ्रांस ने भी हमें ऑफर किया था ये क्रायोजेनिक इंजन को सेल करने के लिए, बट इन्होंने भी जो प्राइस कोट किया था इट वाज अराउंड 1000 करोड़ बैक देन, जो हमारी पेइंग कैपेसिटी या इसरो की ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर जो फंडिंग होती है उस फंडिंग से वे बियॉन्ड था, ठीक है। सो इट वाज देन लास्टली जब यूएस और फ्रांस के ऑफर को, बिकॉज की प्राइस बहुत हाई था, हमने रिफ्यूज कर दिया, तो एट लास्ट रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी और इंजन सेल करने का ऑफर किया, जो कि ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से ऑन गो कर रहा था बिकॉज सोवियत एरा एंड हो चुका था, ठीक है। सो इट ऑफर्ड अस इट एट very very reasonable price and India signed a contract worth 235 crore rupees with the GLAV Cosmos, the Soviet Union's space agency, in January 1991. जनवरी 1991 में 235 करोड़ वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया ग्लैव कॉस्मोस से। 7 क्रायोजेनिक इंजन्स और उसके साथ में जो टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक इंजन की, इन दोनों को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। सो दैट कि हम उससे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके, ठीक है। एवरीथिंग लुक गुड, सब कुछ सही चल रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज एंट्री हो गई अमेरिकन की। द अमेरिकन्स प्रेशराइज द रशियंस इनटू रेनेजिंग ऑन द डील, सेइंग द इंजन्स विल बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर मिसाइल्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपके साथ मैंने ईरान वाली स्टोरी कवर की हुई है। ये वही एरा है, ये वही डेकेड है जब यूएस सिर्फ इंडिया को लेकर ही चाइना, पाकिस्तान और रशिया या जर्मनी या फ्रांस को प्रेशराइज नहीं कर रहा था, बट ऐसा ही जो प्रेशर है वो ईरान को लेकर भी इन नेशंस के ऊपर में किया जा रहा था विद रिस्पेक्ट टू the technology transfer, the complicated technology transfer, because US felt it vulnerable कि ऐसी complicated technology third world nations के पास में नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। So the collapse of Soviet Union in December 1991 and the financial woes that accompanied the rebirth of Russia put Moscow at the mercy of the Western powers. Because आज का रशिया और उस टाइम का रशिया दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, इसीलिए रशिया वाज एट मर्सी ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। So what happened? US opposed the sale of cryogenic engine technology on the grounds that it violated the 1987 missile technology control regime. अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे India in which year entered or became a member state of missile technology control regime, ठीक है। However, experts contended
अब इनका ग्राउंड क्या था कि भाई ये जो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी अगर रशिया ने इंडिया को दे दी तो यूएस को ये लगता था कि ये टेक्नोलॉजी यूज करके वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स इंडिया बना सकता है जिनकी रीच यूएस लैंड्स तक हो सकती है, यूएस के कॉन्टिनेंट मतलब यूएस की अपनी सोवरन टेरिटरी तक हो सकती है। ये उनका सबसे बड़ा डर था। हाउएवर एक्सपर्ट्स ने उसी टाइम बताया था कि दे कंटेंडेड दैट द क्रायोजेनिक इंजन्स मेंट फॉर स्पेस रॉकेट्स हैव अ वेरी लिटिल यूटिलिटी फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स एज द फ्यूलिंग ऑफ सच स्पेस रॉकेट्स टेक्स अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज। ठीक है, तो इस ग्राउंड के ऊपर एक्सपर्ट्स ने यूएस का जो एलिगेशन या जो उनका कंसर्न था उसको उन्होंने रिफ्यूज किया था, बट स्टिल and also such a procedure would have a little relevance for military use as missiles are intended to be deployable at a very short notice। ऐसे इंजन को फ्यूल करने में ही नंबर ऑफ डेज लग जाते हैं, जबकि मिसाइल्स की नीड बहुत शॉर्ट नोटिस पर होती है। In May 1992, the Senate Foreign Relation Committee, do remember the name of this committee, the Senate Foreign Relation Committee added the conditions to an aid deal जो कि रशिया को जाना था by the then US President George you can say SW Bush that would have transferred $24 billion to Russia। तो रशिया को ये जो एड ट्रांसफर होना था वर्थ ऑफ $24 बिलियन डॉलर वर्थ का, इसको लेकर उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि अगर रशिया को ये एड चाहिए, ये फाइनेंशियल एड चाहिए, तो उन्हें इस अग्रीमेंट को डंप करना पड़ेगा। ठीक है, दैट वाज द आर्गुमेंट ऑफ सेनेट फॉरेन रिलेशन कमिटी एंड द देन प्रेसिडेंट जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश। The committee voted to block Russia aid deal if Moscow decided to go ahead with the cryogenic engine contract with India। ठीक है, और अभी देखो एंट्री किसकी होगी, अभी एंट्री होगी जो बिडेन की। एन अमेंडमेंट वाज मूव्ड बाय वन ऑफ द कमिटी मेंबर जिनका नाम था जो बिडेन, हु वाज देन द सेनेटर फ्रॉम Delaware that banned US aid to any former Soviet republic that transferred missile, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स टेक्नोलॉजी अब्रॉड। ठीक है, सो लॉस एंजलिस टाइम्स ने रिपोर्ट किया था ऑन 14th of May 1992 कि जो बिडेन हैज डिस्क्राइब्ड द सेल ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू इंडिया एज वेरी डेंजरस। ठीक है, एंड व्हाट ही सेड to this in this report, he said that I am pretty much confident that the Russian leaders will recognize the wisdom of stopping this sale once they see the risk of losing their economic aid। This is no minor sale, this is very dangerous। This was what Joe Biden quoted, who was back then just a senator, ठीक है, and a member of that committee। Then immediately US imposed sanctions on both। एक तो इसरो पर सैंक्शन लगा दिया गया, दूसरा ग्लाव कॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी थी जिसके साथ में हमारा अग्रीमेंट था 7 इंजन का, और यू कैन से जो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो अग्रीमेंट था उसके ऊपर। इन 1993 रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम जिनका नाम था बोरिस येल्सिन, he reached a compromise agreement with the then US president जिनका नाम था बिल क्लिंटन on the cryogenic engine deal with the India। रशिया डिसाइडेड, और एक कॉम्प्रोमाइज का रिजल्टेंट क्या था, रशिया डिसाइडेड टू सेल इंडिया द 7 क्रायोजेनिक इंजन्स। हमें ये इंजन्स तो मिले, बट जो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर होनी थी वो टेक्नोलॉजी हमें रशिया ने नहीं ट्रांसफर की। दैट वाज द कॉम्प्रोमाइज। सो इवन दो वी रिसीव्ड दीज 7 क्रायोजेनिक इंजन्स, बट वी were not given the technology needed। So in July 1993 India announced it would develop its own cryogenic engines। 1993 में हम लोगों ने फ्रस्ट्रेटेड होकर और अनाउंस कर दिया कि हम अपना क्रायोजेनिक इंजन, इंडिजीनियस इंजन खुद डेवलप करेंगे। ठीक है, सो इसरो को 7 इंजन्स मिल गए। ठीक है, सो इवेंचुअली हमें 7 इंजन्स मिल तो गए, बट द प्रॉब्लम वाज कि ये इंजन्स इनकी डेटा, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी। हमें ये तक नहीं पता था कि क्या इन इंजन्स को कभी यूज किया भी गया है या नहीं, और बाद में हमें पता भी चल गया the ISRO got to know that these engines hadn't been flown yet in any rocket। 1960s के डेकेड में 1960 में रशिया ने उन इंजन्स को डेवलप किया था, और 1960 से लेकर 1993 तक एक बार भी इन इंजन्स को किसी भी रॉकेट में यूज नहीं किया गया था। ठीक है, सो ISRO इंजीनियर्स discovered that they had to work very hard to make the engines fly in their launch vehicle, and this was the time
यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन एंट्री होती है, ठीक है। सो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अब उसका एवोल्यूशन स्टोरी देख लेते हैं। इफ फ्लाइंग द रशियन engines was hard, copying the engine design was even harder. So Russians had designed these engines, मैंने बताया 1960s में, ठीक है। और उन्होंने अभी तक इसको फ्लाई इसलिए नहीं किया था बिकॉज दे वर नॉट फ्लाइट रेडी, ठीक है, वो फ्लाइट रेडी थे ही नहीं। मोर ओवर दे यूज्ड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्टेज कंबशन दैट वाज एफिशिएंट बट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो अभी हमने ठीक पीछे देखा था, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। इट मेड इंजन अ बिट हैवी बट गेव द हाईएस्ट एफिशिएंसी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट। और कौन से प्रोपेलेंट? लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। The indigenous engines had to be exactly like the Russian engines. The GSLV has already been planned based upon these engines only, ठीक है। So अब हमारे सामने विजन तो था कि हमें इन engines को देखकर, मॉनिटर करके, स्टडी करके ही टेक्नोलॉजी बनानी है, बट वो कैसे हम बनाएंगे वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। सो इस पूरे विजन के साथ में 1994 में क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS प्रोजेक्ट, क्रायोजेनिक अपर स्टेज दैट इज CUS प्रोजेक्ट को इसरो ने लॉन्च किया। गवर्नमेंट ने इसके लिए इसरो को 280 करोड़ रुपीस का बजट दिया। इसरो देन मेक अ की डिसीजन क्वाइट इन कीपिंग विद इट्स ट्रेडिशन कि इनिशियल स्टेज में ही प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन इसरो ने ले ली, और इसमें दो बड़े मेजर प्लेयर्स इसरो ने अपने साथ एडअप किए। एक का नाम था गोदरेज और दूसरे का नाम था MTAR टेक्नोलॉजीज। दीज वर दी टू कंपनीज। नाउ जो गोदरेज था, गोदरेज ने अपना रोटरी वैक्यूम ब्रेजिंग फैसिलिटी को मुंबई में स्टैब्लिश किया। देखो ब्रेजिंग क्या होता है? ब्रेजिंग होता है कि दो मेटल्स को आप बीच में ज्वाइन करोगे बाय यूजिंग अ फिलर मेटल, ठीक है। वेयर एज वेल्डिंग, आप जानते हो वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग बोथ आर डिफरेंट की वेल्डिंग में दो मेटल्स को डायरेक्टली ज्वाइन किया जाता है, वेयर एज यहां पर ब्रेजिंग में क्या होता है, दो मेटल्स को उनके डिफरेंशियल यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखकर एक फिलर एजेंट इनपुट करके और तब उसको ज्वाइन किया जाता है। तो इसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोदरेज ने ली थी और इसके लिए उन्होंने अपनी फैसिलिटी मुंबई में स्टैब्लिश की थी, ठीक है। देन MTAR की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो हमने पीछे कंपोनेंट्स देखे थे, जैसे गैस चेंबर चाहिए, ठीक है, टर्बो पंप चाहिए, टरबाइन चाहिए, ये सारे जो दूसरे कंपोनेंट्स थे वो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी MTAR टेक्नोलॉजीज ने पिकअप कर ली, ठीक है। देन अब बनाते और ऑपरेट करने के टाइम पर हमें क्रायोजेनिक इंजन की कुछ स्पेसिफिकेशन मालूम होनी चाहिए, जैसे द लिक्विड हाइड्रोजन इज केप्ट एट -250 डिग्री सेंटीग्रेड, द टर्बो पंप ऑपरेट्स एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रोटेट्स एट 40,000 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। 40,000 टाइम्स अ मिनट इसकी यू कैन से रेवोल्यूशन स्पीड होती है। द कंबशन टेम्परेचर इज अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। द प्रेशर इनसाइड द कंबशन चैम्बर इज 60 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द चैम्बर वॉल हैज टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर, सच हाई प्रेशर एंड सच हाई टेम्परेचर, दैट इज 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो 60 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना उस चैम्बर वॉल को होल्ड करना होता है। नो मटेरियल कैन विथस्टैंड अ टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेंटीग्रेड and so the combustion chamber wall has to be cooled. These were the technical you can say challenges and difficulties in making the cryogenic engine work or function, ठीक है। So anyhow ISRO's cryogenic team overcame all these challenges and we made our first 7.5 ton engine in the year 2000, but again अपने प्रोटोटाइप की तरह इसका भी सेम फेट हुआ कि when it was tested it blew up. Then the hydrogen valve had, और हुआ क्या था, the hydrogen valve had prematurely closed, affecting the oxygen hydrogen ratio in the combustion chamber. combustion chamber में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइजर और जो फ्यूल है दोनों का जो रेशियो रिकमेंडेड है वो रेशियो नहीं मेंटेन हो पाया क्योंकि हाइड्रोजन वॉल्व प्रीमेच्योरली क्लोज हो गया था, एंड दैट इज व्हाई द होल प्रोजेक्ट ब्लू अप। देन finally successfully 2002 में the indigenous cryogenic engine was qualified in the year 2003. It took another 4 years for the ISRO team to integrate it with the GSLV, but the first flight failed. फिर जो 2010 में हमारी first flight थी, it also failed as the engine shut down 3 seconds
आफ्टर द इग्निशन, ठीक है। सो बहुत बम्पी रोड रही है इसरो की इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को रीच करने के लिए। और जब नेक्स्ट हमने लॉन्च प्लान किया तो उसको करने से पहले हमारी टीम ने बहुत ही थरो रिव्यू लिया। इसरो देन कंडक्टेड अ थरो रिव्यू of entire GSLV project for the cryogenic engine. Special vacuum testing facilities were created where at Mahendragiri by 2013 and every likely cause of the failure was looked into. जो भी possible reasons हो सकते थे इस project launch के you can say failure में, ठीक है, उन सबको यहां पर you can say analyze किया गया। A few days before the GSLV flew on 5th of January 2015, ISRO officials conducted review meeting to clear for the vehicle launch. Such meetings usually took several hours, but this one ended just in mere of 45 minutes. Every possibility had been analyzed and the project leaders were quite confident about this launch. ठीक है, so this is एक brief यहाँ पर आपको टाइमलाइन दिया है where in the year 2014 on 5th of January GSLV D5 successfully puts GSAT-14 communication satellite in the orbit on 5th of January you can say 2014, ठीक है। तो ये इंफोग्राफिक भी आप वहां से कवर कर सकते हो। और ये वो दिन था, ये वो हिस्टोरिक दिन था कि 1984 में बनी हुई वो नेसेंट क्रायोजेनिक टीम जिसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था, उनको पहली कमर्शियल सक्सेस मिली 2014 में आफ्टर सो मेनी फेलियर्स, ठीक है, एंड सो मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस। ओके, देन ये एक चार्ट है ऑफ द प्रोग्रेशन कि कैसे हम फर्स्ट जनरेशन एसएलवी से सेकंड जनरेशन एएसएलवी, थर्ड जनरेशन पीएसएलवी, फोर्थ जनरेशन जीएसएलवी एमके2 एंड एमके3 जीएसएलवी टेक्नोलॉजी को बना पाए, ठीक है। और फिर हम आगे इन्हीं लॉन्च व्हीकल्स, यही क्रायोजेनिक इंजन को यूज करके चंद्रयान 2 आप बोल सकते हो या आप गगनयान बोल सकते हो या जितने भी हमारे बियॉन्ड जीटीओ के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स आर नाउ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ओनली, ठीक है। और एक ये इंफोग्राफिक है, इसको भी आप अपने एंड से कवर कर लेना। इसमें बहुत सारे व्हीकल्स को एक साथ में कंपेयर किया गया है, जैसे सैटर्न वी लॉन्च व्हीकल है यूएस का, ऐसे ही डेल्टा 4 हैवी रॉकेट है अगेन यूएस का, लॉन्ग मार्च 3B है चाइना का, फैल्कन हैवी लॉन्च व्हीकल है स्पेसएक्स का, जीएसएलवी एमके3 है, लॉन्ग मार्च 5 है, फैल्कन हैवी एक्सपेंडेड स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस आप जानते हो, ठीक है, देन लॉन्ग मार्च 9 ऑफ चाइना। सो इनके सब बेसिक डिटेलिंग, कौन कितना पेलोड को कैरी कर सकता है, ठीक है, जीटीओ या उसके बियॉन्ड, वो सब इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। सो यू कैन प्रिपेयर दैट फ्रॉम बाय योरसेल्फ। तो ये तो था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने कैसे, और उसके बाद फिर ये सारे आपको ये सबकी नोटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है, नोटिंग यू हैव टू डू। काव्या, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज लेट मी टेल यू कि अभी स्पेस डायमेंशन में यानी स्पेस एज अ जीके टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ये केस भी अभी दोबारा से न्यूज में था, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा हमें ये भी समझना है कि जो पर्सन अक्यूज है वो जिस टेक्नोलॉजी के लिए यू कैन से ही वाज रिस्पांसिबल, ही वाज द देन प्रोजेक्ट डायरेक्टर, 1994 की बात है, ठीक है, जब हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे कि हम इंडिजीनियस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर आगे मूव करेंगे, ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी एक डिसाइसिव टेक्नोलॉजी है हमारे फ्यूचर मिशंस में, इंक्लूडिंग योर गगनयान प्रोजेक्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो डू मेक अ नोट ऑफ दिस टॉपिक, ओके। तो ये तो था फर्स्ट स्ट्रीम इस पूरे स्टोरी का कि कैसे इसरो ने आफ्टर ऑल द इंटरवेंशन जो यूएस कर सकता था, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता था, और जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जितनी ऑब्स्ट्रक्शंस थी उन सबको ओवरकम करके कैसे इसको प्रिपेयर किया। नाउ कम टू द सेकंड स्ट्रीम, वो तो था इंटरनेशनल वेस्टेड इंटरेस्ट। अब यहां पर देखते हैं डोमेस्टिक वेस्टेड इंटरेस्ट ने कैसे इस केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, जो कि एक यू कैन से क्लियर शट एंड डाउन केस था। तो सेकंड स्ट्रीम था केरला की अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, ठीक है। अब इसमें था क्या, राइवलरी थी, सिंपल क्लियर राइवलरी थी, दो बड़े लीडर्स के बीच में, ठीक है, केरला में। एक का नाम था के करुणाकरन और दूसरे का नाम है ए के एंटनी। आपको पता ही आगे चल के
यूनियन मिनिस्टर भी बनेंगे. सो इन 1977 करुणाकरन्स स्टीवर्डशिप of the chief ministership came under a shadow because of emergency. 1977 में जो जब के करुणाकरन केरला के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पर जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तो फिर he was replaced by you can say A.K. एंटोनी. ठीक है, उसी टाइम पर, और वहीं से राइवलरी शुरू हो जाती है. ठीक है, he is के करुणाकरन and he is A.K. एंटोनी. ठीक है, सो इन दोनों की जो राइवलरी है, उस राइवलरी की वजह से क्या हुआ कि आफ्टर अ ब्रीफ टर्म ऑफ A.K. एंटोनी, करुणाकरन again became the chief minister for the third time in mid 1980s and again for the fourth time in June 1991. जो एंटनी फैक्शन था, यानी A.K. एंटनी का जो ग्रुप था, जैसे ही यहां पर फोर्थ टाइम यानी 1991 में के करुणाकरन चीफ मिनिस्टर बने, तो they were looking for the opportunities to undermine his chief ministership. So before Rashida's arrest, अब हुआ क्या था, ये जो राशिदा का जो अरेस्ट हुआ था, डिटेंशन हुआ था, उसके ठीक पहले एस विजयन, ये एक इंस्पेक्टर थे. ये जो इंस्पेक्टर थे, ही वाज डीलिंग विद द फॉरेनर्स जो कि बियॉन्ड वीजा टर्म के जो स्टे कर रहे थे वहां पर केरला में. ठीक है, सो ही during that investigation process he came in the contact of Rashida and he asked, अब ये accusation है कि he asked for some sexual favors from Rashida which eventually she denied. और जब उन्होंने deny किया तो it led to eventual arrest of her because she turned him down. और यहां से स्टोरी शुरू होती है, तो याद रखना ये नेम एस विजयन. ठीक है, सारी कहानी यहां से शुरू होती है. So in a vindictive act he decided to frame her for espionage. ठीक है, ये उसका मतलब ये स्टोरी वहां से शुरू होती है, उस इंस्पेक्टर से शुरू होती है, एस विजयन से शुरू होती है कि उन्होंने यहाँ पे सोचा कि इसको अभी यानी इसको पनिश करते हैं और एस्पियोनाज के केस में यानी हनी ट्रैप का कुछ इंसिडेंट बनाकर और इसको डिटेंशन में लेते हैं. इन द मेन टाइम, उसी टाइम पर सम सीनियर एंड एम्बिशियस केरला पुलिस ऑफिसर्स, केरला पुलिस अथॉरिटी में कुछ बहुत एम्बिशियस ऑफिसर्स थे जो कि A.K. एंटनी के बहुत क्लोज में थे. ठीक है, A.K. एंटनी और एक दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो आगे चल के फिर केरला के चीफ मिनिस्टर बनेंगे. नेम इज ओमन चंडी, इनका भी नाम हम जानते होंगे. ठीक है, सो A.K. एंटनी और ओमन चंडी जो कि कांग्रेस के लीडर थे, बट करुणाकरन के साथ में उनका भी कंफ्लिक्ट हो गया था. तो ये दोनों पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ हो गए और ये जो केरला के जो इन्फ्लुएंशियल पुलिस ऑफिसर्स थे, वो इनके साथ इन्होंने सिंडिकेट बनाया और उन्होंने राशिदा के अरेस्ट और इस केस को एक नया टर्न देने की कोशिश करी, सो दैट कि जो उस टाइम उस जोन के आईजी थे, इंस्पेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था रमन श्रीवास्तव, जिनकी अंडरस्टैंडिंग ये होती थी कि रमन श्रीवास्तव वाज वेरी वेरी क्लोज टू के करुणाकरन, द देन चीफ मिनिस्टर, तो इनको एम्बैरस किया जाए. ठीक है, और रमन श्रीवास्तव के थ्रू के करुणाकरन को एम्बैरस किया जाए. सो द केस वाज गिवन अ सिनिस्टर ट्विस्ट. विद इन अ मंथ ऑफ राशिदा's अरेस्ट, नारायणन्स डेप्यूटी डी शशि कुमारन, उसके साथ में के चंद्रशेखर जो कि ग्लाव कॉस्मोस, जो रशियन स्पेस एजेंसी जिसके साथ में अग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे. उसके साथ में एस.के. शर्मा जो कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, और उसके साथ में यू कैन से देयर वाज अनदर लेडी फाजिया हसन जो कि who was a Maldivian friend of Rashida. All of them were immediately arrested. इन सबको अरेस्ट कर लिया गया और इन सबके अरेस्ट के 2 हफ्ते के बाद, 2 weeks later on November 30, 1994, Narayanan was also arrested. In the media, पुलिस ने एक फैंसीफुल, यू कैन से ऐसी इमेजिनेटिव, मतलब एक मूवी की तरह एक फिक्शनल स्टोरी यहां पर बनाई, alleging that Narayanan and Shashi Kumaran had been trapped in a sex racket involving the Maldivians and given them the secret ISRO papers. अब आप सोचो, हमारे पास, अभी हमने स्टोरी पढ़ी है, हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी. ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी ही नहीं थी तो टेक्नोलॉजी के पेपर्स ये दोनों मिलकर कैसे किसी को सेल आउट कर सकते हैं, ये यहां पर आके स्टोरी एंड होगी. सो जो आईबी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्लेड अ कंट्रोवर्शियल रोल इन लीडिंग द केरला पुलिस
in leading the Kerala police down the espionage route and the latter tamely followed. ठीक है, so जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को, बिकॉज एस्पियोनाज का केस था, ये एक्यूजेशन लगाया था केरला की पुलिस अथॉरिटी ने, तो आधा काम तो केरला पुलिस अथॉरिटी ने कर दिया था, बाकी बचा काम इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कर दिया, और ये पूरा एक केस इन्होंने बनाया। और ये केस जब सीबीआई के पास पहुंचा तो फिर सीबीआई ने जब एविडेंस को देखा तो इन दिसंबर 1994, बाय दिसंबर 1994 सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल ये साफ हो गया था दैट दे फाउंड द होल केस वाज अ कॉन्कॉक्शन एंड दैट द पीपल वर बीइंग फ्रेम्ड। उनको सिंपल क्लियरली एविडेंस देखकर समझ में आ गया, इन्वेस्टिगेशन करके समझ में आ गया सीबीआई को ये पूरा फॉर्स्ड केस है। ठीक है, विद इन अ मंथ ऑफ देयर अरेस्ट इट वाज क्लियर वाया द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दैट देयर वाज नथिंग टू दिस केस, येट द केस ड्रैग्ड ऑन बिकॉज ऑफ द entanglement with the Kerala politics। ठीक है, even as नारायणन एंड शशि कुमारन गॉट बेल, दोनों को बेल मिल गई थी जनवरी में, बट जो करुणाकरन, but because Karunakaran came under the pressure from the Antony and Oman Chandi faction, so he was forced out of the office in March 1995। March 1995 में जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के करुणाकरन, इनको अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ा। The others languished in jail much longer because of this. Rashida was only released in the year 1998, and in May 1996, CBI finally filed a closure report before the Chief Judicial Magistrate saying that the espionage case was absolutely false and that there was no evidence to back the charges that IB and the Kerala Police Authority have charge sheeted with. So the court accepted the report. Court को भी story समझ में आ गई, and they discharged, and the court discharged all the accused. But केरला की पॉलिटिक्स में फिर चेंज आया, सीपीआईएम की गवर्नमेंट बनी यहां पर, और इस गवर्नमेंट ने इमीडिएटली, दिस गवर्नमेंट just you can say ordered for a further investigation till it finally in May 1998 the Supreme Court quashed the Kerala government's move for a fresh investigation। ठीक है, तो ये जो केरला गवर्नमेंट, ये जो सीपीआई गवर्नमेंट थी, ये पावर पॉलिटिक्स वहां पे कंटेस्ट करना चाहती थी क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ऐसा एक्यूजेशन लग रहा था, तो उन्होंने फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला, बट सुप्रीम कोर्ट ने मई 1998 में गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर था इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, इन अप्रैल 2017 में नारायणन filed a petition to initiate the criminal proceedings against the police officers who allegedly fabricated evidence against him। Supreme Court decided instead that it would be better कि उनको compensation दिया जाए और उनकी जो reputation loss हुई है वो reputation restore की जाए। And the charge easiest to dismiss was of the espionage because the cryogenic engines, India clearly did not have that technology. The effort to get it from the Soviet Union had collapsed under the US pressure, as we have already seen, and Narayanan had just been appointed head of the group to develop it. Immediately, मतलब उसी टाइम पर उनको अपॉइंट किया गया था, तो हाउ कैन, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी, तो कैसे ये पेपर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सो अक्यूजिंग हिम ऑफ सेलिंग टेक्नोलॉजी दैट डिडंट इवन एग्जिस्ट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, so the second important point is to note that there is a little secret in the ISRO technology. It has, for example, widely distributed the designs of the Vikas engines to its contractors। ऐसा उस टाइम पर इसरो की टेक्नोलॉजी, इसरो अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखता था, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने इस क्रायोजेनिक और इसके पहले के इंजन्स में भी देखा था कि बहुत इनिशियल स्टेज पर ही इसरो ट्रेडिशनली क्या करता था कि प्राइवेट प्लेयर्स को अपने हर एम्बिशियस प्रोजेक्ट में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, अर्ली स्टेप इन्वॉल्व कर लेता था। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा सीक्रेट नहीं था जो कि लीक हो सकता था। ठीक है, सो टू साइड स्टेप restrictions like missile technology control regime and promote the foreign collaboration, India had deliberately made ISRO a transparent organization while the military missile program was handled by DRDO। ठीक है, now to the sinister part। अब आते हैं sinister part पर। ठीक है, we can understand the motives of Matthew, who was the then, you can say, who was then interested in tripping the Raman Srivastava, who eventually rose to become DGP of Kerala and Director General of, you can say, BSF, whom he perceived as his rival। ये वही influential पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस पूरे फौज केस को बनाया था। तो
तो इनका तो रोल समझ में आता है कि आपस की राइवलरी थी, बट आईबी का रोल हमें समझना है कि आईबी ने इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन क्यों किया. बट व्हाट ऑफ द आईबी पर्सनल जॉन मैथ्यू एंड आरबी श्री कुमार, ठीक है, देर इज नो क्लियर आंसर. द सीबीआई report on the case makes it clear that the investigation was led by IB. ये पूरी इन्वेस्टिगेशन IB ने की थी, ठीक है, एंड द स्टेट पुलिस प्लेड अलोंग. स्टेट पुलिस ने सिर्फ पीछे पीछे जो वो बोलते गए, जैसा वो बताते गए, वैसा वैसा वो यू कैन से ये मतलब वो हाँ में हाँ करते गए. तो पुलिस अथॉरिटी से ज्यादा इसमें जो सस्पिशियस रोल है वो IB का है, ठीक है, बिकॉज देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वर बीइंग सर्व. So the CBI said that no secret documents were leaked, nor did anyone arrested receive any money from anyone. Legally, IB can, अब यहाँ पे point गए, legally IB can neither arrest nor frame charges. And so the actions on the allegations, including perhaps their concoction, was done by the IB. The report says that IB had already come to the conclusion regarding the involvement even before the accused were arrested in the espionage case. Espionage case ये रजिस्टर होता, इसके पहले कि इनकी डिटेंशन होती, उससे पहले ही IB ने अपनी पूरी थ्योरी बना ली थी. What could have been the motive of IB joint director and the deputy director? The only possible answer is incompetence. ठीक है, incompetence. Why incompetence? Because ऐसा ही एक केस उसी टाइम पर आया था, but there were always wheels in the wheels, है ना. This was evident in a subsequent and again a false espionage case that the IB sought to foist on the innocents, which is known as NSCS spy case of the year 2006. Do remember this case also, ठीक है, because your Clat has a special, you can say a very you can say a special यूनिक एस्पेक्ट कि क्लैट ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा न्यूज में हो जाते हैं, उनके ऐसे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस बना देते हैं वो लोग, जो कि यू कैन से लीस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है. तो इसी रिपोर्ट में इस केस का भी जिक्र है, इसलिए आप ये केस भी याद रखना. At the time the IB's corporate interest may have been involved, they wanted to block NSCS क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो कि क्या करना चाहता था, वो नेट ग्रिड, जो आज का आप नेट ग्रिड देखते हो, इस नेट ग्रिड को वो टेक ओवर करना चाहते थे, ठीक है, जो NSCS की ओनरशिप में आने जा रहा था. एंड IB वांटेड टू ब्लॉक देम फ्रॉम दिस, और इसको रोकने के लिए उन्होंने अगेन एक ऐसा ही फॉल्स एंड फोर्स्ड एस्पियोनेज केस उसको वीव आउट किया था, ठीक है. एंड सेम डायरेक्टर, सेम डेप्यूटी डायरेक्टर, और वहीं से हमें समझ में आता कि देवर इनकॉम्पिटेंट, ठीक है. सो द लास्ट पॉसिबिलिटी इज दैट यूएस डिड इंडीड प्ले अ रोल. तो अगर ये लोग इनकॉम्पिटेंट थे तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट किसका था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था. तो इट इज प्रीटी मच, मतलब इस पॉसिबिलिटी को भी हम लोग रिफ्यूज नहीं कर सकते कि यूएस डिड इंडीड प्ले अ रोल वाया रोग एलिमेंट्स विद इन द आईबी. दे प्लेड अ विजिबल रोल इन ब्लॉकिंग द सेल ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू इंडिया फ्रॉम रशिया, बट वंस इसरो डिटरमाइंड टू गो अहेड, दे डिसाइडेड टू अंडरमाइन इंडियन एफर्ट्स बाय डिसरप्टिंग द इंडियन प्रोग्राम, वाइल बाय यू कैन से मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला जा सकता है ये पॉसिबिलिटी कि यूएस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो उसके वेस्टेड जो एसेट्स थे, उन एसेट्स का यूज करके ये जो इसरो की टीम थी, इस टीम को ही डिसरप्ट करने के लिए क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर और जो देन डेप्यूटी डायरेक्टर थे, उनके आसपास ये पूरा केस को बिल्डअप करवाया, ठीक है. सो नंबी नारायणन, इट मे बी नोटेड, हैड नो लिंक्स विद राशिदा. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबी नारायणन का राशिदा से कोई भी कनेक्शन नहीं था, फौजिया से भी कोई कनेक्शन नहीं था, और एनीवन अदर देन शशि कुमारन को छोड़कर नंबी नारायणन न्यू नन ऑफ देम हु वर एक्यूज्ड इन दिस केस. बट इट इज एंटिसिपेटेड कि शशि कुमारन हाउएवर मे हैव नोन द यू कैन से राशिदा, ठीक है. So he had no connection, no direct connection. Yet he was framed as the key figure in the drama, as he was, of course, the top Indian specialist on the liquid propulsion technology. What could have been the US motive behind this? Well, US thinks in the very long term. That is why it created the missile technology control regime. ये वो ग्रुप है जो कि 1987 में जब इंडिया ने फर्स्ट पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट किया था, देन ऐसी टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर को रोकने के लिए, लिमिट करने के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर को लिमिट करने के लिए ही
MTCR की establishment हुई थी. So even if the cryogenic technology is cumbersome and has no real military application, it is capable of powering missiles that can reach the continental United States. ठीक है, even though इसका कोई बहुत ज़्यादा military purpose नहीं है, but yes, इस बात को भी हम deny नहीं कर सकते कि cryogenic technology का use करके ballistic missiles को US तक पहुंचाया जा सकता है. ठीक है. So this was the motive. So in 2018, Supreme Court through the bench of Deepak Mishra awarded Narayanan a compensation of 50 lakh rupees to be recovered from the government of Kerala within 8 weeks. Kerala government gave 1.3 crore additional compensation to him to settle the case he had filed against the state in the sub-court of Thiruvananthapuram. The apex court also constituted a committee headed by retired Supreme Court Judge, naam yaad rakhna hai, D.K. Jain, to inquire into the role of officials of the Kerala police in the arrest of Narayanan. Do remember the name of the judge who was the head of this committee. Last May, about Nambi Narayanan, basic detail. S. Nambi Narayanan, born on 12th of December 1941, is an Indian aerospace engineer who worked for ISRO. Narayanan introduced the liquid fuel rocket technology in India in the early 1970s when APJ Abdul Kalam team was working on solid motors. He was awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian award by the government of India for his recognition and remarkable work and contribution in the year 2019. Okay. So this was about this story, and after this we have to cover news in short. Okay, Tanima says, sir, can we please once revise RBI's monetary policy? Yes, we can revise. Okay. Okay, so I'll take up RBI's monetary policy, you can say, in the next lecture itself. ठीक है, next जो द हिंदू का एनालिसिस होगा शेड्यूल में आप देख लेना, उसमें एक तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने और एक दो टॉपिक्स रिक्वेस्ट किए हैं, उसको टेक अप कर लेते हैं. ठीक है, ओके. So SpaceX capsule brings astronauts back to the Earth. A SpaceX Crew Dragon capsule carrying 4 astronauts back to Earth splashed down off Florida on Sunday in NASA's first nighttime ocean landing in more than 50 years. ठीक है. The crew reported they were feeling very well after their arrival back on the Earth following the nearly 6-month mission aboard the International Space Station. Now can anybody tell me what is the name of the project which China took up to build up its own indigenously developed space station? आप मुझे प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हो जो चाइना ने टेकअप किया था, ठीक है, सो दैट उनका अपना एक स्पेस स्टेशन राइवल टू दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन was in news recently last week में. So Portuguese Grand Prix, a 7-time world champion Lewis Hamilton won the Portuguese Grand Prix for Mercedes, जो कि इनकी टीम है. The victory was a record extending 97th Hamilton's whole career. Red Bull's Max Verstappen finished the second. And again आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में if you know about this कि Mercedes जो टीम है इसमें लुई हैमिल्टन के अलावा एक और ड्राइवर है, उनका नाम क्या, व्हाट इज हिज नेम. ठीक है, ओके. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. these are the Clat possible social media sites: YouTube, Facebook, Telegram and Instagram. ठीक है, and you can also suggest some more topics in the comment section if you want to cover it. Okay, so that's all for today, guys. Stay safe and keep revising. Thank you so much. Okay, Aditya respond. Vasu says harmony of the heavens. Great, good. Yes, it was Tiangong. Yes, obviously. Okay. And इसी का meaning है. Bharti, I have asked to upload the PDFs. I guess by tonight it will be uploaded. All of the PDFs. ठीक है. I guess 15th तक की PDFs आपकी uploaded हैं. Post 15th की जो PDFs हैं, it will be uploaded by tonight only. ठीक है. Okay.
Okay. Okay, right. Bye, everybody. Bye.